तो केंद्रीय बजट 2026-27 आ चुका है। हाँ। और जैसा हर साल होता है, इसे लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। हमेशा की तरह। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो भी इसकी दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एक तरफ एक विश्लेषण इसे विकास और राहत वाला बजट बता रहा है, जिसका फोकस घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर पर है। और दूसरी तरफ एक और स्रोत है जो इसे क्या कहते हैं, कहीं न जाने वाली सड़क कह रहा है। उसका तर्क ये है कि ये बजट अर्थव्यवस्था की जो असली समस्याएं हैं, जैसे कि मांग में कमी, उसे नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दोनों नजरियों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़े बड़े आंकड़ों और घोषणाओं का एक आम इंसान छोटे बड़े कारोबारों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए असल में मतलब क्या है। सही कहा। हमारा मकसद इन अलग अलग दावों के पीछे की सच्चाई को समझना है। हम ये देखेंगे कि बजट के दस्तावेजों में छिपी नीतियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी सवाल से। हर कोई यही पूछता है, मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, कहाँ पैसे बचेंगे और कहाँ ज्यादा खर्च होंगे। तो चलिए अच्छी खबर से शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत दी गई है, जो वाकई मुझे लगता है बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। सूत्रों के मुताबिक करीब करीब 17 तरह की कैंसर की दवाएं हैं। 17? हाँ, और साथ में 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी। इन सब पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसे हटा दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका सीधा मतलब है कि कीमोथेरेपी और ऐसे ही दूसरे महंगे इलाजों की लागत में अच्छी खासी कमी आ सकती है। और शायद इंसुलिन जैसी दवाओं पर भी। हाँ, यहाँ तक कि इंसुलिन जैसी डायबिटीज की जरूरी दवाओं के दाम भी नीचे आने की उम्मीद है। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात, जो बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल मिडिल क्लास की एक और बड़ी चिंता है, यात्रा और बच्चों की पढ़ाई पर बढ़ता खर्च। क्या उस मोर्चे पर कोई राहत है? हाँ, और ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान गया है। विदेश यात्रा के लिए जो टूर पैकेज बुक होते हैं जी, उन पर पहले 5 से 20% तक TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, जो कि काफी ज्यादा था। बहुत ज्यादा। अब उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है, और वो भी बिना किसी ऊपरी सीमा के। सिर्फ 2%? ये तो बहुत बड़ी कटौती है। मतलब विदेश घूमना अब सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे सरकार की सोच क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ मिडिल क्लास को खुश करने के लिए है, या इसका कोई बड़ा आर्थिक संकेत भी है? देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो सीधा साधा है, मध्यम वर्ग को राहत देना, जो महामारी के बाद अब फिर से यात्रा करना चाहता है। सही बात है कि वो भारतीय रुपए की स्थिरता को लेकर आश्वस्त हैं और लोगों को विदेश में खर्च करने से रोकने की अब उतनी जरूरत महसूस नहीं कर रही। अच्छा। और इसी तरह विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए जो पैसा भेजा जाता है जी, उस पर भी TCS की दर घटाकर 2% कर दी गई है। अच्छा, और गैजेट्स के शौकीनों के लिए भी कुछ है शायद? हाँ, मेड इन इंडिया का आजकल बहुत जोर है। हाँ, उसी दिशा में एक और कदम है। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन में जो कुछ पुर्जे इस्तेमाल होते हैं जी, उन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो उम्मीद है कि भारत में बने ये गैजेट्स आने वाले समय में थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब सरकार एक तरफ कह रही है कि मेड इन इंडिया फोन से खूब तस्वीरें खींचो जी, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेड कैमरा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो, क्योंकि जो चीजें महंगी हो रही हैं उनमें इम्पोर्टेड कैमरे भी शामिल है ना। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। यहीं पर सरकार की पूरी रणनीति साफ दिखती है। कस्टम ड्यूटी का इस्तेमाल एक नीतिगत हथियार की तरह किया जा रहा है। कैसे? एक तरफ जीवन रक्षक दवाओं और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली चीजों को सस्ता किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तैयार लग्जरी सामान जैसे इंपोर्टेड घड़ियां, महंगी शराब, हाई एंड कैमरे, इन सब के आयात को महंगा बनाया जा रहा है ताकि लोग घरेलू उत्पादों को चुनें। और सिगरेट और तंबाकू उत्पाद भी? और हाँ, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर भी नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी यानी NCCD बढ़ाई गई है, तो वो भी और महंगे होंगे। और एक बदलाव शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी है, जो शायद बहुतों को सीधे तौर पर समझ ना है। STT में कुछ बदलाव हुआ है। हाँ, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये जरूरी खबर है। फ्यूचर्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT लगता है उसे बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। ये 0.05% या 0.15% सुनने में तो बहुत कम लगता है।
क्या इससे सच में किसी को फर्क पड़ेगा? देखिए, एक आम निवेशक जो कभी कभार शेयर खरीदता बेचता है, उसे शायद ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन एक डे ट्रेडर के लिए, जो दिन में कई बार खरीदते बेचते हैं। बिल्कुल, जो दिन में दर्जनों या सैकड़ों ट्रेड करता है, उसके लिए लागत में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। हर ट्रेड पर लगने वाला ये छोटा सा टैक्स दिन के अंत में उनके मुनाफे का एक हिस्सा कम कर देता है। तो सरकार शायद बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को रोकना चाहती है। इसे एक ऐसा कदम माना जा सकता है जो शायद बाजार में बहुत ज्यादा अल्पकालिक सट्टेबाजी को थोड़ा हतोत्साहित करना चाहता है। समझ गए। तो ये तो हुई हमारी जेब की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर वो दो अलग अलग कहानियां साफ तौर पर टकराती हैं, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल, बड़ी तस्वीर के जो मुख्य आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। और केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सबसे बड़ी हेडलाइन है पूंजीगत व्यय, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं। इसमें 9% की बढ़ोतरी की गई है और ये अब 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 12.2 लाख करोड़, यह आंकड़ा तो हर जगह हेडलाइन में है। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च। लेकिन जो हमारा दूसरा आलोचनात्मक स्रोत है, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। उसका कहना है कि जीडीपी के अनुपात में देखें तो सरकार का कुल खर्च असल में घट रहा है। तो क्या ये बड़ा केपेक्स नंबर सिर्फ एक छलावा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर दो अलग अलग आर्थिक विचारधाराओं का टकराव दिखता है। देखिए, सरकार का पक्ष ये है कि केपेक्स पर खर्च करने से लंबी अवधि में फायदा होता है। अच्छा, जब आप सड़कें, पुल, बंदरगाह बनाते हैं तो उससे स्टील, सीमेंट जैसे कई उद्योगों को काम मिलता है, रोजगार पैदा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होती है। इसे सप्लाई साइड अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब आप अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाइए, विकास अपने आप होगा। बिल्कुल, ये तो हुई एक विचारधारा। ठीक है, लेकिन दूसरा नजरिया क्या कहता है? दूसरा नजरिया जो हमारे आलोचनात्मक स्रोत में है, वो डिमांड साइड की बात करता है। उसका तर्क है कि भारत की असली समस्या सप्लाई की नहीं बल्कि मांग की कमी है। मांग की कमी मतलब? लोगों के पास, खासकर असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण भारत में, खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से काम नहीं चलेगा। और ये स्रोत इस बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी देता है ना, जैसे कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में कटौती। हाँ बिल्कुल, उस विश्लेषण में इशारा किया गया है कि कृषि और ग्रामीण विकास जैसे जरूरी क्षेत्रों के बजट में या तो कटौती हुई है या वो महंगाई के हिसाब से बढ़े नहीं है। जैसे जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जैसे योजनाओं के खर्च में कटौती का उदाहरण दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार को कैपेक्स के साथ साथ इन योजनाओं के जरिए लोगों की जेब में सीधे पैसा डालना चाहिए था, ताकि बाजार में मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। तो मतलब ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाने के दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई है। एक कह रहा है कि पहले बनाओ, विकास बाद में आएगा, और दूसरा कह रहा है कि पहले लोगों को पैसा दो, विकास अपने आप आएगा। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है और ये बजट साफ तौर पर पहली विचारधारा यानी सप्लाई साइड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दाव लगा रहा है। हम यहाँ दोनों पक्षों को जस का तस रख रहे हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी आर्थिक बहस, लेकिन इन बड़ी बहसों के अलावा बजट में कुछ ऐसे बदलाव भी होते हैं जो चुपचाप आते हैं पर असर बड़ा डालते हैं। करदाताओं या छोटे कारोबारियों के लिए कुछ ऐसे छिपे हुए बदलाव हैं क्या इस बार? हाँ, कुछ जरूरी और बारीक बदलाव हुए हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड यानी PF से जुड़ा एक नियम बदला गया है। अच्छा, पहले अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी का PF योगदान काटने के बाद उसे समय पर जमा नहीं करती थी तो कर्मचारी को उस पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता था। हाँ, भले ही कंपनी बाद में जमा कर दे। ये तो बहुत से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या थी। बिल्कुल, अब इसमें राहत दी गई है। अब नियम यह है कि अगर नियोक्ता यानी कंपनी आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले वो पैसा जमा कर देती है तो भी कर्मचारी को टैक्स कटौती का लाभ मिल जाएगा। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक राहत है, इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये सुनने में छोटा लगता है पर ये उन कई कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिनकी कंपनी पैसे देर से जमा करती थी और खामियाजा कर्मचारी को भुगतना पड़ता था। और कारोबारों के लिए क्या उनके लिए भी कुछ प्रक्रिया को आसान बनाया गया है? हाँ, कुछ कोशिशें उस दिशा में भी हैं। जैसे कुछ छोटी मोटी तकनीकी चूकों पर जो भारी भरकम जुर्माना लगता था उसे अब एक सामान्य शुल्क में बदल दिया गया। अच्छा, और एडवांस टैक्स रूलिंग जो कारोबारों को अपने टैक्स देनदारी के बारे में स्पष्टता देती है
उसकी वैधता को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने वाले कदम हैं। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ी घोषणा भी है जो भविष्य से जुड़ी है, एक नया आयकर अधिनियम। जी हाँ, और ये शायद इस बजट का सबसे दूरगामी असर डालने वाला ऐलान है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा। पूरा का पूरा नया कानून। जी, सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरल नियम और फॉर्म जल्द ही लाए जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पूरा कानून ही बदलने की घोषणा कर दी। इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ सरलीकरण या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? देखिए, सिर्फ सरलीकरण तो एक लक्ष्य है ही, लेकिन पूरा कानून बदलना ये संकेत देता है कि सरकार टैक्स प्रणाली को भविष्य की अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरी तरह से बदलना चाहती है। भविष्य की अर्थव्यवस्था मतलब? जैसे डिजिटल इकोनॉमी। हो सकता है कि इसका मकसद सभी तरह के डायरेक्ट टैक्स को एक कोड के तहत लाना हो, या फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई तरह की आय के स्रोतों को बेहतर तरीके से टैक्स के दायरे में लाना हो। तो इसका असर तो सब पर पड़ेगा। भले ही इसका असर तुरंत न दिखे, लेकिन आने वाले सालों में हर टैक्स पेयर और हर बिजनेस पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इस पर सबको बहुत करीब से नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे सामने एक ऐसा बजट है जिसमें कुछ वर्गों को लक्षित राहत दी गई है, घरेलू विनिर्माण को एक बड़ा बढ़ावा देने की कोशिश है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर है। बिल्कुल, एक नजरिए इसे विकास और राहत का एक रणनीतिक बजट मानता है जो लंबी अवधि में एक आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। और दूसरा नजरिया इस पर गंभीर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि क्या ये रास्ता देश के विशाल असंगठित क्षेत्र की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है? क्या ये उस मांग को बढ़ाएगा जिसकी अर्थव्यवस्था को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? और इसी बहस के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। इस बजट में 2 दिलचस्प घोषणाएं हैं। एक तरफ किसानों को उनकी जमीन और फसल के हिसाब से सलाह देने के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI संचालित प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, और दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि कृषि के लिए आधुनिक तकनीक और शहरी अभिजात वर्ग के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के भारत की ये 2 तस्वीरें क्या एक साथ चलेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत अपनी हाईटेक वैश्विक विकास की महत्वाकांक्षाओं और अपने विशाल पारंपरिक और असंगठित आर्थिक क्षेत्रों को ऊपर उठाने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? क्या एक का विकास अनिवार्य रूप से दूसरे को भी ऊपर खींचेगा, या फिर इन 2 भारत के बीच की खाई और भी चौड़ी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।